हेलो बच्चे, बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 11th का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ है सक्सेस टेस्ट सीरीज का, उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। बच्चे बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को देखना, आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं उनको भी चेक करना, और इससे ये जरूर ऑब्जर्व करना कि कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। ये सब चीजें आपको इससे पता चल जाएगी बच्चे, और आप किस मैथड से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब चीजें भी आपको इसमें पता चल जाएगी। तो हम बात करते हैं बच्चे सबसे पहले सेक्शन ए से, और सेक्शन ए के अंदर हम जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखते हुए चलो, ठीक है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे, नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट। अगर एक सेट के पास 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का बच्चे फॉर्मूला होता है 2 की पावर प्रॉपर सबसेट, है ना। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 बच्चे। एलिमेंट कितने आपके पास 4, तो 2 की पावर 4-1, तो इसके वजह से आपका आंसर हो जाता है बच्चे फर्स्ट का डी आपका ऑप्शन हो जाता है बच्चे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा हुआ है n² - n बच्चे C2 बराबर n² - n C4 बच्चे, ये है ना। तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे, अगर NCA बराबर अगर NCB के होता है तो n इक्वल टू हो जाता है बेटा a प्लस बी के। तो n² - n बराबर हो गया 6 के, 2 + 4 6 हो गया बच्चे। तो n² - n - 6 इक्वल टू 0। तो इसके हम यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप करेंगे बच्चे, ठीक है जी। 2n - 6 इक्वल टू 0, एक आ गया n-3 और एक आपके पास आ गया n+2। तो n की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक 3 और एक बेटा -2। -2 बेटा वैल्यू हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू 3 आपके पास आ जाती है। तो ऑप्शन इज इसका हो जाता है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम चलेंगे बच्चों। उसने बोला है द थर्ड टर्म जो है जीपी की, जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 4, और जीपी की थर्ड टर्म होती है AR² बराबर 4। तो उसने बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब A इंटू AR इंटू AR3 इंटू AR4, है ना बेटा। देख मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस में पावर ऐड हो जाएगी, A की पावर 1 2 3 4 5, A की पावर 5 और R की पावर हो गया 1 2 3 और 3 6 + 4 R की पावर 10। इसे हम बोल सकते हैं AR² की होल पावर 5 बच्चे, और AR² की वैल्यू हम पहले से जानते हैं 4 है, तो 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 आपका इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बच्चे डी आपका हो जाता है, ठीक है जी। चलिए यहां तक हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। द पॉइंट जो 3,2 है इज द मिड पॉइंट ऑफ द पार्ट ऑफ ए लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक लाइन है, उसका एक मिड पॉइंट है जो आपको गिवन है 3,2, ठीक है मेरे बच्चे। ये इसका मिड पॉइंट है। तो एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया a,0, यहाँ से हो गया बेटा कोऑर्डिनेट 0,b, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x/a प्लस का y/b इक्वल टू 1। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ से निकाल लूंगा। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूले से x इक्वल टू x1 प्लस x2। तो a प्लस का 0 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू 6 आ गई बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 प्लस का b डिवाइडेड बाई 2। तो b की वैल्यू बेटा 4 आ गई, आप रख दीजिए x/6 प्लस का y/4 इक्वल टू बेटा 1। अब आप इसका एलसीएम आप ले लीजिए मेरे बच्चे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 4 का एलसीएम जो आप लेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम 2 आपने ले लिया, 3 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये हो गया मेरे बच्चे 2x प्लस का 3y इक्वल टू में मेरे बच्चे 1। ये आपका हो गया इसका एल इक्वेशन तो बन गई 2x प्लस का 3y इक्वल टू बेटा 12। ये इसका आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर बच्चे इसका फोर्थ का। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग थी, तो इसका आंसर हो जाता है 2x प्लस का 3y इक्वल टू में बेटा 12, ठीक है जी। यहां तक आपके 4 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं, आराम से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। उसने क्या बोला है मेरे बच्चे कि आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स आपको गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है a,1,3, है ना बेटा, और बी का है मेरे बच्चे -2, b, -5, और सी का कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चे, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके सी के, वह 4,7, सी बच्चे। द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल हुज सेंट्रोइड, जिसका सेंट्रोइड है वो ओरिजिन पे है 0,0,0।
अब सेंट्रोइड इक्वल टू फॉर्मूला होता है x इक्वल टू मतलब 0 इक्वल टू x1, तो a माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, इधर जी के 0 हो गया बेटा, a प्लस का 2, तो a की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 2, फिर आगे ऐसे हो जाएगा 0 इक्वल टू मतलब x y इक्वल टू अब y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 1 प्लस का b प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 3, तो b प्लस 8 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 8। ऐसे हो जाएगा बेटा 0 इक्वल टू और 3 माइनस 5 प्लस c डिवाइडेड बाय 3 बेटा, इधर जाके 0 हो गया, तो माइनस 2 प्लस c और c की वैल्यू आ गई बेटा 2, तो a की माइनस 2, b की 8 और c की 2, तो ऑप्शन आपका हो जाता है इसका डी बच्चे। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा उसने क्या बोला है आपसे, इफ द ऑर्डर्ड पेयर, ये आपका x माइनस वन कोमा दिस, ये दोनों इक्वल हैं, तो x और y की वैल्यू बताओ। x माइनस वन कोमा वाई प्लस थ्री बराबर है 2 कोमा एक्स प्लस 4 के। तो यहां से हो गया बेटा x माइनस वन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू बेटा 3 आ गई, और y प्लस थ्री बराबर x प्लस 4, y प्लस थ्री इक्वल टू में 3 प्लस का 4, तो y की वैल्यू बेटा 4 आ गई, तो ऑप्शन हो जाता है आपका 3,4। ऑप्शन इज ए बच्चे इसका बन जाता है, ऑप्शन इज ए। ठीक है जी, चलिए हम आगे चलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलेंगे। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बनानी है इस एक्सपेंशन में। अच्छा, इस एक्सपेंशन के अंदर, इस एक्सपेंशन को देखो, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है 2x माइनस 3y का होल क्यूब का, और उसकी होल पावर कितनी है 7, तो ये हो गया 2x माइनस 3y की होल पावर 21। जब पावर 21 हो गई तो नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ एक्सपेंशन कितनी बन जाएंगे 22, तो ऑप्शन इस हो जाता है मेरे बच्चे इसका बी, आपका इसका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है जो एफ एक्स है आपके पास वो है √2x+1। अच्छा, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा मेरे बच्चे, इक्वल होगा। रेंज पूछिए, यही y की वैल्यू है, कोई कंडीशन है नहीं, तो बेटा रेंज हो गई आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी, तो आपका ऑप्शन बन जाता है डी बच्चे इसका। ठीक है जी। चले हम यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करते हैं, यही सोल्व हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या बनेगा 1,3 1,4 2,3 2,4, ऑप्शन इज मेरे बच्चे सी, आपके पास इसका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहां तक अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो आप तब भी समझ सकते हैं। यहां अगर नहीं समझ में आ रहा है, या अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा मैंने फास्ट करा दिया है, तो आप क्लास में भी उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है बेटा इसकी। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, क्या मैं इसे कह सकता हूँ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर 2। इसका बेटा मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रखा -2 आयोटा, इसका स्क्वायर कर दो, 4 आयोटा का स्क्वायर, आंसर आ गया -4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे -4 प्लस के 0 आयोटा, तो ऑप्शन इज ए, इसका ऑप्शन आपके पास हो जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, उसने क्या बोला, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी। जीपी क्या है आपके पास 5/2 5/4 5/8 डॉट डॉट डॉट, जिसमें ए कितना है आपके पास 5/2, आर आपके पास कितना आ रहा है 1/2, 10th टर्म निकालनी है, तो ए आर की पावर 9 बच्चे 5/2 1/2 की पावर 9, ये आपके पास आ गया 5/2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 होता है मेरा बेटा 1024, तो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बच्चे। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन बोला फाइंड ए पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे। एक्स एक्सिस पे कोई आपने पॉइंट क्या मान लिया x,0, वो दो पॉइंट से, किस किस पॉइंट से बेटा 7,6 से और बेटा 3,4 से इक्वल डिस्टेंस पे। इसको कोई P मान लिया, इसको कोई A मान लिया, इसको कोई B मान लिया, तो आप सीधा कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे PA बराबर PB के। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा √x-7 का होल स्क्वायर प्लस 0-6, 7-6 है ना, 7,6 है सॉरी, 0-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x-3 का स्क्वायर और प्लस का 0-4 का स्क्वायर बेटा। ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम इसका कर देंगे,
तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा आपका, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x प्लस का 36, नहीं कुछ मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो दिख गया था मुझे, दोनों मैंने 6 रख दिए थे। एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का 36 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, 49 और 36 आपके पास हो गया 85 इक्वल टू 25 माइनस 6x प्लस का 14x, ठीक है जी। इधर आ जाएगा 85 माइनस का 25, यहाँ पे आपका बच जाएगा 8x, ये 0, ये आपका बच गया 6 इक्वल टू में 8x, तो x की वैल्यू आ गई 60/8 मतलब 30/4, तो मतलब 15/2, और 15/2 का मतलब हो गया 7.5, तो कोऑर्डिनेट आ गया 7.5, 0 ऑन x एक्सिस। तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे सी 7.5, 0, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलेंगे। फाइंड द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। अच्छा, इस इक्वेशन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 36। सेंटर ही फाइंड करना है बस। तो h की वैल्यू हो गई बेटा -5 और k की वैल्यू हो गई बेटा 3, तो सेंटर हो गया बेटा -5, 3, इसका आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है ऑप्शन इज ए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। एक पॉइंट है जो एक्स जेड प्लेन में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ऑप्शन इज ए बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अब हम चलेंगे। इसमें एफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, 1.1 इसमें रखेंगे तो 1.21 आ जाएगा, -1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, ऊपर आया बेटा 0.1, नीचे आ गया 0, ऊपर आया 0.21, नीचे आ गया 0.1, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0, ऊपर 1 0 चली गई बच्चे, 0 से 0, आंसर इज 2.1, तो आपका ऑप्शन इसका बन जाता है सी बच्चे, ठीक है जी। चले हम आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अब हम चलेंगे। 5p3 लगा दीजिए फॉर्मूला, फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 कितना होता है आपके पास 120, ये कितना हो गया 2, आंसर इज 60, तो ऑप्शन इज आपका है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अब हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसने बोला है कि 1 जो x है वो 0 से बड़ा है। अब जब वो 0 से बड़ा आपका 1/x रहेगा तो आप x की क्या वैल्यू रख सकते हो। देखो ये तो पता है कि x जो है वो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो जब भी कोई भी नंबर आप अगर x 0 से बड़ा रखोगे, कोई भी नंबर रख लो 0 से बड़ा, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम भी कर सकते थे, यहाँ से आप एक नंबर लाइन बनाओ -इन्फिनिटी इन्फिनिटी और बीच में ले लो आप 0, 0 से इधर का कोई नंबर रखेंगे -1, तो ये -0 से छोटा हो जाएगा, उसको वेरीफाई नहीं करेगा, वो कह रहा 1/x हमेशा 0 से बड़ा रहे। अब तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो 0 से बड़ी रखो भाई, सारी की सारी वैल्यू देखो ना, 0 से बड़ी आप कुछ भी रखोगे ये हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, मतलब 0 से बड़ा, तो सिंपल सा आंसर है बेटा इसका 0 से इन्फिनिटी, ये इसका ऑप्शन हो जाता है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी आपका। 18 की हम बात करेंगे बेटा। √p प्लस क्यों बराबर है a प्लस आयोटा b के। उन्हें बोला था बताओ √p माइनस आयोटा क्यों किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा a माइनस आयोटा b के, जिसका ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी a माइनस आयोटा b, ठीक है बेटा। चले हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अब हम चलेंगे। उसने बोला था कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, ठीक है। चले तो पहले तो इसको जो ना कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो आप, ठीक है। अच्छा कॉन्जुगेट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, जेड का कॉन्जुगेट, तो पहले इसका एक ए प्लस आयोटा बी बना लो। चलो एक काम करो, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस का आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ऊपर हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया बच्चे आपके पास 2, जेड इक्वल टू, ऊपर हो गया -2 आयोटा, नीचे आइडेंटिटी आ गया 2 हो गया, तो जेड का जो कॉन्जुगेट है माइनस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा आयोटा, असर्शन इज आपका ट्रू है,
और रीजन आपका फॉल्स आ रहा है, क्योंकि अगर उस पर कॉन्जुगेट है तो ऊपर वाले का भी रहेगा, नीचे वाले का भी रहेगा बच्चे कॉन्जुगेट। तो इसलिए ऑप्शन इज सी रहेगा इसका, असर्शन इज ट्रू और रीजन इज क्या है मेरे बच्चे, फॉल्स, क्योंकि नीचे भी कॉन्जुगेट होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चले हम यहां तक। क्वेश्चन नंबर 20 में एक सेट ए एक सेट बी है। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 की पावर होता है mn, और m मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट, वो कितना है 3, दूसरे में कितना है 2, 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। असर्शन इज ट्रू है, नीचे फॉर्मूला बिल्कुल सही है जो हमने यूज करा है, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन इज ए आपका हो जाता है इसका। ठीक है बच्चे, यहां तक आपको सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट मैंने कराया है इसीलिए, ताकि आप अपने आंसर, क्योंकि एमसीक्यू में बच्चा ज्यादातर आंसर ही चेक करता है, या ज्यादातर किसी क्वेश्चन में फंसा है तो उस क्वेश्चन को देख लेता है। अब हम डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे, सेक्शन बी के, सेक्शन सी के, सेक्शन डी के और सेक्शन ई के डिटेल सॉल्यूशन पे हम चलेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए बड़े ध्यान से समझना अब कुछ सेक्शन बी के क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए बहुत ही ध्यान से आ जाओ, आ जाओ बच्चे बहुत ही ध्यान से। ठीक है, चलिए जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा और स्पेस आ जाए। सेक्शन बी की तरफ अब हम चल रहे हैं। पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। उसने बोला लेट ए और बी, आपके पास कोई दो सेट है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर है फाई के, ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के। तो देन फॉर द सम सेट एक्स, तो देन शो दैट ए इक्वल टू बी। हमने ए यूनियन एक्स को उठाया, और ए यूनियन एक्स में जब भी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों गिवन और कोई सेट इक्वल लाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। कौन सा सेट लाना है, ए इक्वल टू बी, तो इसमें दोनों तरफ ए इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन ए होता है, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाई आपको गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, अभी मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, है ना, ये भी फाई हो गया, ए यूनियन फाई, ए आ गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमने दोबारा उठाया ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स के, बी यूनियन एक्स के बच्चे। अब हमने ए इक्वल टू बी लाना था, तो हम मल्टीप्लाई करा बेटा दोनों तरफ बी के इंटरसेक्शन से। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाई के ऊपर आपको गिवन है, बी इंटरसेक्शन भी बी हो गया यूनियन फाई आपका आ गया, बी इंटरसेक्शन एक्स आपको गिवन है बच्चे यहाँ पे ये रहा। ठीक है जी, फाई के बराबर है, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई, तो होगा बी इंटरसेक्शन ए, बी यूनियन फाई हो गया बी, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। दोनों ए और बी दोनों एक ही चीज के बराबर है इंटरसेक्शन बी के, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बराबर किसके हो गया बेटा, बी के। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बेटा, चलिए जी हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू दिस है। एफ एक्स जो है मेरे बच्चे वो इक्वल टू है एक्स प्लस 10। ठीक है जी, लेट आर बी द सेट, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो पहले इसे डिफाइन करना है कि इसके जो डिफाइन है वो एक रियल फंक्शन है। तो रियल फंक्शन आप इसको कैसे दिखाएंगे, कि दिखाना भी, उसने बोला डिफाइन द रियल फंक्शन, इसको डिफाइन भी करना है, और आर जो सेट है वो रियल नंबर का। ठीक है ना मेरे बच्चे, अब जो एफ सच दैट है वो क्या है मेरे बच्चे, आर टू आर है,
So the domain and range of this function is क्या है, रियल नंबर and its subset, so it is called real function. So it is called रियल फंक्शन. तो हम इसी को क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन. हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो डोमेन है, इसकी जो रेंज है, या तो वो रियल नंबर है, बट डोमेन तो इसकी रियल नंबर है जब R2 उसने बोल दिया, तो इसकी रेंज है वो रियल नंबर है, उसका सबसेट है, तो इसलिए वो भी क्या हो गया बच्चे, रियल फंक्शन हो. अब उसने बोला इसका स्केच से ग्राफ भी बनाना है आपको, ठीक है. तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो fx इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो y इक्वल टू हो गया x प्लस 10, ठीक है बेटा, क्योंकि fx हमेशा y से नोट करते हैं. अब इसमें जब उसकी डोमेन है तो हम इसमें कुछ वैल्यूज रख लेंगे x और y की. अच्छा, रियल नंबर है तो दोनों वैल्यू रखेंगे आप, नेगेटिव भी और पॉजिटिव. x को एक बार 0 रखो तो y आपका 10 आ गया, x को एक बार 1 रखो तो y आपका 11 आ गया, x को एक बार आप -1 रख दीजिए तो x 9 आ गया, -2 रख दो तो आपका y 8 आ गया. ठीक है जी. बस अब इसको प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पे, और जैसे ही आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसके बाद उनको ज्वाइन कर दीजिए. थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर और शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, इधर हम और शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब ग्राफ हम बनाएंगे थोड़ा सा अच्छा सा हमारा ग्राफ बने, ताकि आपको भी पता रहे कि ग्राफ कैसे बना है. ऐसे आपका जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक है जी. और यहाँ पे हम लेंगे इसको ओरिजिन, पॉइंट्स आप ले लीजिए, 2 का गैप ले लो चाहे 2, और यहाँ पे आपने 1 रखा है, तो थोड़ा सा अगर बड़े नंबर्स हैं तो आप 0 के बाद सीधा 2 भी ले सकते हैं, और 2 रखने पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रखने पे, क्योंकि वो आपके मतलब मेरे पास तो स्पेस नहीं है, मैं इसलिए ले रहा हूँ, आप 1 1 भी ले सकते थे, ठीक है. और -2 रखने पे यहाँ पे 8 आ जाएगा, और -4 रखने पे 4 आ जाएगा. मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है यहाँ पे, तो 2 अभी भी मुझे लग नहीं रहा बन जाएगा इसमें. 4 6 8 और 10, और -2 -4 -6 और 2 4 6 8 10, ठीक है जी. और थोड़ा सा और बड़ा भी कर लेते हैं एक बार इसे, चलो थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ जब कह रहे हैं तो. यहाँ पे हम 12 भी ले लेते हैं, ठीक है जी. और ये हो गया -2 -4 और -6 बेटा, ठीक है. 0,10, तो 0,10 आपका यहाँ पर हो गया. 2,12 आपका यहाँ पे हो जाएगा, और बेटा -2,8 यहाँ पे हो जाएगा, और -4,6 आपका यहाँ पे हो जाएगा. तो एक लाइन चली जाएगी जो तीनों पॉइंट से पास होगी. इट इज द ग्राफ ऑफ, थोड़ा सा है ना, इट इज द ग्राफ ऑफ किसका बन जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर आप मेंशन इसको कर दें कि किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स प्लस का 10. ये इसका इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है, और स्केच द ग्राफ उसने बोला, तो अच्छे से आपको ग्राफ बनाना है, लाइन को भी रिप्रेजेंट करना है हर तरीके से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हर चीज को आपको अच्छे से इसमें मेंशन करना है. ठीक है जी. चलें बच्चे, हम यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पहले क्वेश्चन को पॉज करके आराम से उसको देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, और फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ठीक है बच्चे, चलिए बड़े ध्यान से अब आप देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चल रहे हैं. ठीक है, चलिए बहुत ही ध्यान से चलिए, अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23. अब उसने क्या बोला है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो लेट हमने Z1 को मान लिया बेटा A1 प्लस आयोटा B1, Z2 को बेटा मैंने मान लिया A2 प्लस आयोटा B2. उसने बोला रियल पार्ट निकालो Z1 Z2 का, मतलब पहले रियल पार्ट आर क्या हो गया, रियल पार्ट इसका Z1 Z2 का. तो सबसे पहले आप निकाल लो Z1 डॉट Z2, मतलब भैया इन दोनों की आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, A2 प्लस आयोटा B. तो करिए, कितना हो जाएगा, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2 बेटा. A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2, आयोटा स्क्वायर कह लो माइनस, तो B1 B2 बेटा. अब यहाँ देखो A1 A2 प्लस
माइनस B1 B2, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लिया मैंने आयोटा, ये आ गया A1 B2 प्लस B1 A2, ये आ गया आपका Z1 डॉट Z2। अब इसका जो रियल पार्ट है Z1 डॉट Z2 का, वो आपके पास है A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है बेटा, B1 B2। अब इसका जो रियल पार्ट है Z1 डॉट Z2 का, A1 को क्या बोल सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 को रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका प्रूफ हो गया, जो उसे चाहिए था वो आपका प्रूफ। देख लो क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक है बच्चे, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? क्या हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें? चलिए जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, तो बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इफ AM एंड GM। देखो बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, सच में जो ना तैयारी बहुत अच्छे से करके आना चाहिए हमेशा टेस्ट की, क्योंकि ये टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस टेस्ट को बनाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको हम टेस्ट बना भी रहे हैं, टेस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, फिर उनको चेक करने में, सॉल्यूशन बनाने में, अरे अगर हमें खाली कॉपियाँ चेक करनी हो ना तो मतलब जरूरत नहीं है हम ये 2 घंटे 2.5 घंटे हम इसकी वीडियो बनाने में इतना लगाएं। हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपका जो ना मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएं, और आप जो ना पेपर में जो क्वेश्चंस आप छोड़ के आते हो, आप सॉल्यूशन नहीं जाके करते हो, तो इसलिए कि आपको एक सॉल्यूशन भी मिल जाए और उस क्वेश्चन को करने का अटेम्प्ट कैसे करना है, कितना लिखना है, ये सब चीजें भी आपको इसमें पता चल जाए। ठीक है, तो बड़ा अच्छे से तैयारी करके आया करो हमेशा टेस्ट की। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें बहुत उम्मीदें होती हैं तुमसे, यार तुम अच्छा करोगे, क्योंकि हम मतलब यही चाहते हैं कि तुम बस अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो और अपने पेपर में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करो। मार्क्स कितने भी आए डजेंट मैटर यार, लेकिन आपकी तैयारी बस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बस मार्क्स नहीं आते, मैटर नहीं करते, मार्क्स अपने आप आ जाते हैं, उसको छोड़ दो, बस तैयारी अच्छे से करो आप। ठीक है जी, आ जाओ। इफ AM एंड GM आर द टू पॉजिटिव नंबर्स आर 10 एंड 8, तो फाइंड द नंबर्स। चलिए, लेट द नंबर्स बी, क्या क्या मान लिए, A एंड B, नंबर्स बी A एंड B, नंबर्स बी A एंड B आपने मान लिया। ठीक है बेटा, चले। अब उसने क्या बोला है, जो AM है वो क्या होता है A प्लस B बाई 2। अब AM तुमने उसने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10, तो A प्लस B बाई 2 इक्वल टू 10, तो मतलब A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आगे उसने क्या बोला है GM, GM कितना है क्वेश्चन में 8 है, ये मतलब रूट ए बी कितना हो गया 8, ए बी बराबर कितना हो गया 6। अब यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 64 बाई ए, तो ए प्लस के 64 बाई ए इक्वल टू 20, ए स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 20 ए, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस का 20 ए प्लस का 64 इक्वल टू 0। अब 64 के कर दीजिए फैक्टर। ठीक है मेरे बच्चे, और ऐसे फैक्टर कि जो आपका क्या आ जाए मेरे बच्चे कि 20 बना दे। ठीक है, अब 64 के हम ऐसे फैक्टर अगर देखें, 64 तो 2 32 16 और 4 हो गए, सीधा सीधा 16a माइनस का 4a प्लस 64 इक्वल टू 0, तो a माइनस 16 यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके और a माइनस 4, a की दो वैल्यू आ गई, एक 16 और एक 4 आ गई। जब a 16 है तो b 4 होगा, जब a 4 है तो b आपका 16 होगा मेरे बच्चे। तो ये आ गए, तो नंबर्स आर 16 और 4 रहेंगे आपके, या 4 और 16 कह लो या 16 और 4 कह लो। ठीक है मेरे बच्चे, तो नंबर्स आर 4, 16। ठीक है बच्चे, इनमें से कोई भी ए हो सकता है और इनमें से कोई भी बी हो सकता है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है जी, चले हम आगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, दोबारा आप करके देख सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज द डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन।
इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज 1/3, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। ठीक है बेटा, लेट द स्लोप ऑफ द लाइंस आर m1 एंड m, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 जो है वो ट्वाइस है m2 का, मतलब वो m1 भी ट्वाइस हो सकता है m2 का, या m2 भी ट्वाइस हो सकता है m1 का। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, उसने बोला है कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के डबल है, तो वो कोई किसी के भी हो सकता है। अब एंगल निकालने का बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी की, टेंजेंट वैल्यू, मतलब इनके बीच में टेंजेंट बिटवीन दैम है ना, टेंजेंट ऑफ द एंगल, मतलब tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1/3, तो 1/3 इक्वल टू में 2m2 माइनस m2 1 प्लस 2m2 डॉट m2, 1/3 m2 अपॉन में 1 प्लस 2m2 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस 2m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3m2। ठीक है जी, तो 2m2 का होल स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2m2 आपने कॉमन ले लिया, m2 माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, m2 माइनस 1, एक आपके पास हो गया 2m2 माइनस 1, और एक आपके पास हो गया m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे, तो 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m2 की वैल्यू आ गई 1/2, और m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m2 की वैल्यू आ गई 1। जब m2 की वैल्यू 1/2 है, m1 की वैल्यू हो जाएगी 1, जब m2 की वैल्यू 1 है तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 मेरे बच्चे। तो स्लोप्स आर क्या होंगे, 1/2 1 या 1 2 मेरे बच्चे, ये आपके स्लोप्स हो गए लाइन के, या तो 1/2 1 होगा या फिर 1 2 होंगे। इस हिसाब से आपको अपना आंसर लिख के आना है, हर चीज को अच्छे से लिखना है, मेंशन करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी कभी कभी टीचर्स बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपको स्टेप्स के प्रॉपर मार्क्स। ठीक है बेटा, चलें हम आगे, तो यहां तक आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद सेक्शन सी के सॉल्यूशन की। ठीक है जी, तो आराम से अपने वीडियो को पॉज करके अपने सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की तरफ, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। इफ एफ इज ए फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, वो कह रहा है एफ एक्स प्लस वाई है एफ एक्स डॉट एफ वाई के। ठीक है भाई, उसने बोला कि जो f1 है वो 3 है, पहले कह रहा है कि भाई जो f1 है वो 3 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है समेशन x की वैल्यू 1 से लेके n तक, और एफ एक्स इक्वल टू जो है वो 120 है, मतलब जो सम है 1 से लेके n तक वो 120 है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये है f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 प्लस fn बराबर है 120। ठीक है भाई, हमें ये n की वैल्यू निकालनी, मतलब कितने नंबर्स को सम करें कि सम कितना आ जाए, 20 आ जाए, कितने नंबर्स का हम सम करें। ठीक है भाई, पहले अब देखेंगे कि भाई ये एपी है जीपी है, तभी तो पता चलेगा, हम तभी तो कोई एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं ताकि हम एन निकाल सकें। ठीक है जी, अब समझो। अच्छा, उसने आपको भी कैसे पता चलेगा, कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जब भी कोई भी चीज, अगर कोई चीज का सम दे रखा है और वो बहुत सारी टर्म्स में है, तो इसका मतलब समझो कि वो कोई सीक्वेंस है, वो कोई सी भी सीक्वेंस हो सकती है, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो। F1 है, ठीक है भाई, F2 को क्या बोल सकता हूं, F2 को बोल सकता हूं F1 प्लस 1, F3 को बोल सकता हूं F2 प्लस 1 डॉट 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 इक्वल टू 120। इसको अभी हमने छोड़ दिया। F1 बताएंगे अभी क्यों छोड़ा। इस F1 प्लस 1 को यहाँ फंक्शन की तरह क्या बोल सकता हूँ, F1 डॉट F1, इसको क्या बोल सकता हूँ F2 डॉट F1 डॉट 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 इक्वल टू 120। ठीक है बेटा, अब F1 कितना है 3,
प्लस 3 इंटू 3, F2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, 9 इंटू 3 डॉट 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 120। अब देखना बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9, उसमें मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या बन रही है बेटा जीपी में ए कितना हो गया 3, और बेटा कॉमन रेशियो आपके पास कितना आ गया वो भी 3। अब बोलते कितनी टर्म्स का सम 120 है, तो आपको एस एन कितना गिवन है 120, तो फॉर्मूला लगा दो एस एन इक्वल टू ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, आर वन से बड़ा इसलिए हमने लगाया क्योंकि आर किससे बड़ा है 1 से, 120 इक्वल टू 3 इंटू में 3 की पावर n माइनस वन अपॉन में 3 माइनस वन, तो यहाँ से कितना हो गया 40, इधर कितना हो गया 80, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन इक्वल टू 80, तो 3 की पावर n इक्वल टू 81, तो 3 n किसको बोल सकता हूँ 3 की पावर 4, ठीक है जी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब ऐसी 4 टर्म्स को सम करा जाएगा तो तब आंसर कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आप क्वेश्चंस लिख लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही ध्यान से। उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन टू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, टू द पॉइंट वेयर इट मीट, जहां पर ये मिल रही है वो वाई एक्सिस पे मिल रही है। एक लाइन आ रही है, एक दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 पे, जहां पे मिल रही है ये वाला पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर है। तो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो क्या मान लिया सबसे पहले हमने 0, y, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0, y। ठीक है बेटा, अभी 0, y इसको भी सेटिस्फाई करेगा, लाइन L1 लाइन L2, L2 की इक्वेशन निकालनी है और L2 L1 पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो 0, y विल सेटिस्फाई या विल लाई ऑन लाइन L1, इसको जरा इसमें पुट कर दो, x/4 प्लस का y/6 इक्वल टू 1, 0/4 प्लस का y/6 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, क्या कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0,6, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो इस लाइन पे आपको कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, चाहिए इस लाइन का स्लोप। अच्छा दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो पहले आप मुझे बताइए स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना होगा, हम निकाल लेंगे। इसको जरा कर दीजिए मेरे बच्चे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है -a/b, तो माइनस का 1/4 अपॉन में 1/6। ठीक है मेरे बच्चे, ये 2 ये 3, तो कितना आ गया -3/2, ये आपके पास आ गया स्लोप। ठीक है भाई, अब तो L1 परपेंडिकुलर L2 पे, स्लोप ऑफ लाइन L2 बराबर हो जाएगा -1 अपॉन में स्लोप ऑफ लाइन L1 के। ठीक है जी, तो -1 अपॉन में -3/2, इसका स्लोप कितना आ गया 2/3। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन L1, ठीक है बेटा, उसे आप M1 M2 का नाम लेके भी कर सकते थे। फॉर्मूला हो गया y-y1 इक्वल टू में mx माइनस x1, y माइनस y1 पॉइंट कितना है 6, स्लोप 2/3, x माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 18 2x, तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की L2 की, मतलब वो लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर है और किस पॉइंट पे मीट कर रही है y एक्सिस पे मीट कर रही है। ये आपकी इस लाइन की क्या आ गई मेरे बच्चे इक्वेशन। ठीक है जी,
आगे बेटा यहाँ तक बात समझ में आपको? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए जी आगे बेटा यहाँ तक आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो आप आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 28 क्या है? 28 इफ a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट। अगर a प्लस आयोटा बी किसके बराबर है? x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स नहीं 2x स्क्वायर प्लस का 1। तो हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आप निकाल लो इसका कॉन्जुगेट। a प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 उसका भी कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट इतना हो गया x माइनस आयोटा बी क्योंकि कॉन्जुगेट आयोटा का साइन चेंज करता है। x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। नीचे का साइन नहीं चेंज होगा कि नीचे आयोटा नहीं था इसलिए हमने उसका कॉन्जुगेट नहीं हुआ। आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, अंदर देखो पूरे पे स्क्वायर तो अंदर हो जाएगा x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा पूरे का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आया आपके पास a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर, अंदर भी यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया इस टाइप से। आ गई बच्चे बात समझ में यहाँ तक? चले हम तो आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को लिख लीजिए। चलिए बच्चे बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आप चलेंगे। 29 में उसने क्वेश्चन क्या बोला है? लेट f इक्वल टू दिस, ये आपके पास है बी ए फंक्शन है फ्रॉम r टू r, एक फंक्शन है r टू r, एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की रेंज निकालनी है बच्चे। अच्छा फंक्शन जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्यों है? इस बार इस चीज को देख लीजिए बेटा। देखो यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई, ये ना ऑर्डर्ड पेयर होता है हमेशा एक्स कोमा वाई, और जो y जो होता है वो इक्वल टू एफ एक्स के होता है। तो एफ एक्स आपके पास कितना बन गया? एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर मेरे बच्चे। ठीक है जी, अच्छा इसकी डोमेन भी मैं आपको सिखा देता हूँ। रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, अच्छा इतना भी आप मत जाओ, इससे भी ज्यादा आसान देख लो डोमेन। जब उसने बोल दिया फंक्शन आर टू आर है तो यही चीज डोमेन बन जाती है। तो डोमेन तो वैसी होगी इसकी क्या? रियल नंबर। ठीक है मेरे बच्चे, अब रेंज की बात करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, रेशनल फंक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से आपका हो जाएगा y प्लस का वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में बेटा एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहां से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ गया बेटा 1 माइनस का y इक्वल टू वाई। बेटा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई y अपॉन में 1 माइनस का y, तो x इक्वल टू आ गया बेटा रूट y अपॉन में 1 माइनस का y। ठीक है मेरे बच्चे, अब स्क्वायर रूट फंक्शन आपके पास है, कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट बना। अब स्क्वायर रूट फंक्शन में अगर हम बात करें तो अंडर रूट वाई भी किससे बड़ा होगा? 0 से, और अंडर रूट 1 माइनस वाई सिर्फ 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, और अंडर रूट वाई 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी होगा। तो यहां से तो मिल गया कि y किसके बराबर है? 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है। यहां से आपका आया 1 माइनस वाई, तो माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस 1, तो y इज लेस देन 1 बच्चे। इनइक्वालिटी चेंज हो गई जब माइनस से मल्टीप्लाई करी, तो y की वैल्यू आ गई 0 से बड़ी और 1 से छोटी बच्चे। तो रेंज आपके पास आ गई 0 से लेके 1, ये आपका इसका आंसर हो गया बच्चे। ठीक है जी, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बच्चे। ठीक है जी, तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए बच्चे। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 30 को समझेंगे।
चलिए जी क्वेश्चन नंबर 30। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की। उसने क्या बोला है, लेट ए कोमा बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए बी और सी तीन सेट्स हैं और वो सच दैट ऐसे हैं कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के बच्चे। तो उसने कहा तो शो दैट करो बी इक्वल टू किसके, सी के बच्चे। यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में इक्वल दिए हैं, उसने बी को बराबर सी के लाना है। तो पहले हम लेके चलेंगे ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी और दोनों तरफ बी के इंटरसेक्शन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करिए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बच्चे। ठीक है जी, यहाँ पे आपका आ गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी होता है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बच्चे। ठीक है जी, चले हम आ जाओ। अच्छा बी यूनियन बी का यूनियन बना रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो बी आएगा बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको आपने बोला इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, फिर दोबारा आप यूनियन का रिलेशन उठाओगे, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, बी इक्वल टू सी लाना है तो इस बार सी के इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे आप दोनों तरफ, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बच्चे। सी इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन सी बराबर किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। इसको बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी बच्चे बराबर सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन से सी होता है। अच्छा सी का यूनियन बनाऊंगा सी इंटरसेक्शन ए के सी के साथ, तो मेरे बच्चे ए इंटरसेक्शन सी के साथ तो सी बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे देखो जरा सी किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, बी भी किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है मेरे बच्चे, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन के बराबर। इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों एक ही चीज के इक्वल है, तो b बराबर किसके हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको लग रहा है वैसे ये क्वेश्चन तो आप काफी बार भी कर चुके हैं, ये तो आपको अब तक दिमाग में भी सेट हो गया होगा। चलिए जी, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन की। बच्चे बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी 31 30 नहीं 31 30 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाइए। उसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 31 में, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। एक रिलेशन है आर, उसकी डोमेन भी निकालनी है और उसकी रेंज भी निकालनी। अब रिलेशन उसने क्या बोला है, जो रिलेशन है आर इक्वल टू, जो रिलेशन है आर इक्वल टू, उसका जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है वो आपको गिवन है एक्स कोमा एक्स प्लस का 5। ठीक है मेरे बच्चे, और सच दैट ऐसा है कि जो आपके पास जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा अब देखो जरा, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया तो y किसके बराबर हो गया, x प्लस 5 के हो गया मेरे बच्चे। तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू आप यहां से रखोगे तो 0 रखने पे क्या आ गया 5, 1 रखने पे 6, 2 रखने पे 7, 3 रखने पे 8, 4 रखने पे 9 और 5 रखने पे 10। ये आ गया आपका रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। अब डोमेन निकालनी है, डोमेन हो गया मेरे बच्चे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपको रेंज हो गई मेरे बच्चे 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपकी आ गई डोमेन और रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 31 का। अब हम बात करेंगे आगे सेक्शन डी की तरफ चलेंगे, तो बड़े ध्यान से आप सेक्शन डी के क्वेश्चंस को समझेंगे। चलिए बच्चे यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। अब सेक्शन डी के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32, उसने बोला इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। जो पी और क्यू है वो एक लेंथ है
परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन से टू द लाइन दिस, इन दोनों लाइन पे। ठीक है बेटा, अब देखो बड़े ध्यान से, एक लाइन है ओरिजिन से, ठीक है जी, इस लाइन पर, उस लाइन की इक्वेशन क्या है, बड़े ध्यान से आप देखेंगे, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, है ना बेटा, इक्वल टू, सॉरी माइनस है, माइनस है, माइनस 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 वाई साइन थीटा इक्वल टू के कोस थीटा, तो इधर लिया है मैं इसको के कोस टू थीटा इक्वल टू 0 बच्चे। ठीक है जी, पहले हम इतनी सी बात करते हैं कि ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर है, जिस परपेंडिकुलर का नाम दिया गया है P, और ये परपेंडिकुलर लेंथ है। तो P इक्वल टू, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आप जानते भी होंगे क्या होता है मेरे बच्चे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, वो पॉइंट उठा के इसमें रख देंगे। तो पर डिस्टेंस कितनी है, P है, पॉइंट उठाओ इसमें रख दो, 0 इंटू कोस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा, एक्स और वाई की वैल्यू रख दी ना बेटा इसमें, माइनस का के कोस टू थीटा अपॉन में अंडर रूट, यहां से आप आ जाओ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, साइन माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, P इक्वल टू, ये पूरे पे क्या मॉडुलस, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा के कोस टू थीटा अपॉन में नीचे 1 हो जाएगा आइडेंटिटी से, तो P की वैल्यू आ गई के कोस टू थीटा। अब उसने क्या बोला है आगे, उसने क्या बोला है मेरे बच्चे, आगे उसने क्या बोला है, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। आगे उसने क्या बोला है कि ओरिजिन से ही एक और लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, उस लाइन की डिस्टेंस आपके पास, उस लाइन की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्यों है, ठीक है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस लाइन की जो इक्वेशन है वो है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू में के। अब इस पे अब देखो, जो ये इक्वेशन है ये सेक थीटा और कोसेक थीटा में है, तो अगर हम इस इक्वेशन को पहले साइन और कोस में बना लें तो थोड़ी सी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी ताकि हमारा डिनोमिनेटर आसानी से 1 हो जाए। तो x अपॉन में कोस थीटा प्लस वाई अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू के बेटा, ये हो गया x साइन थीटा प्लस का y कोस थीटा इक्वल टू के साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब ये हो गया x साइन थीटा प्लस का y कोस थीटा इक्वल टू के, चल रहा है साइन को साइन और कोस मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बेटा मैंने कर दिया, तो यहां पे ये बन गया x साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू के बाई टू डॉट साइन टू थीटा। ये आ गई इक्वेशन, ये वाली, इस इक्वेशन को मैंने साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस पॉइंट से इस लाइन के डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो पॉइंट उठा के इस लाइन में पुट कर दूंगा, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला हम यही वाला लगाएंगे, यही वाला, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू, पॉइंट उठा के आप इसमें रख दोगे 0 इंटू में साइन थीटा प्लस 0 इंटू में कोस थीटा माइनस के बाई टू डॉट साइन टू थीटा अपॉन में अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, नीचे वाला भैया 1 हो गया, तो P इक्वल टू आपके पास आ गया के बाई टू कॉस टू, नहीं साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बच्चे, ये आपके पास आ गई P की वैल्यू, और ये आपके पास किसकी आ गई, सॉरी 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 सॉरी, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्यों है, क्यों है बेटा, इसकी क्या है, क्यों है, बड़े ध्यान से, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्यों है, ये आ गई P और Q की वैल्यू। अब उसने क्या बोला कि प्रूफ करो पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, यहां कर देते हैं प्रूफ, क्या निकालना है, P स्क्वायर प्लस का 4Q स्क्वायर, रख दो P की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी है, ये रहा K cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 4 K बाई टू साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया K स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया बेटा 4 K स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कट गया, K स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा यहाँ पे,
ठीक है जी, ये अंदर बच गया कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस का साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये आपके पास आ गया इसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या हो गया के स्क्वायर बच्चे। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करना है। ठीक है जी, तो आराम से इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 के सॉल्यूशन की तरफ अब हम चलेंगे। बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और सी और डी दूसरे इक्वेशन के रूट्स हैं। ए और बी, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बेटा, क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। तो जब रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा? 3 के माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा? पी के बच्चे। दूसरी इक्वेशन क्या है? सी एंड डी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स बराबर हो गया 12 के और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर हो गया क्यू के। ठीक है, अब उसने बोला ए बी सी डी आर इन जीपी। जब ये जीपी में है तो ए हो गया फर्स्ट टर्म, मतलब ए बराबर हो गया फर्स्ट टर्म, तो ए आर ए ए ए ए। जब ये हमने माना A1 बराबर A2 बराबर B और A3 बराबर C और A4 बराबर D। जब जीपी में है तो फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगी, A1 बराबर ए। सेकेंड टर्म होती है AR बराबर B और AR स्क्वायर बराबर C। ठीक है जी, AR स्क्वायर बराबर C और AR क्यूब बराबर D बच्चे। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। तो अब बड़े ध्यान से जब आप इसको देखेंगे, यहां से अगर हम चलें a प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है? AR और ए है, a प्लस का AR बराबर 3। यहां से a कॉमन लिया, 1 प्लस आर इक्वल टू 3। इसको बोला इक्वेशन 1। यहां पे रखो c और d की वैल्यू। c है AR स्क्वायर नाउ, ठीक है जी, और d कितना है बेटा? AR क्यूब बराबर 12। यहां से भी AR स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर 1 प्लस आर इक्वल टू में 12, इक्वेशन नंबर 2। जब भी जीपी में कोई भी दो इक्वेशंस बनती हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ए 1 प्लस आर अपॉन में ए डॉट आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल टू 3/12। ए से ए कैंसिल, इससे कैंसिल, 1/आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू आ गई +-2। ठीक है मेरे बच्चे, अब आर की वैल्यू क्या आ गई? +-2। अब आर की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। जब हमने आर की वैल्यू 2 ली, यहां पर हमने रखी आर की वैल्यू 2 यहां पर, तो ए कितना आ गया? 1। और जब आपने आर की वैल्यू -3 ली, -2 ली, -2, तो -2 आपने रखी यहाँ पे, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा -3। ये आ गई आपके पास दो वैल्यूज। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं पहले। आर इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 1, तो उसके अकॉर्डिंग जो ए है उसकी वैल्यू तो 1 है। अच्छा, बी किसके बराबर है? ए आर, तो बी की वैल्यू हो गई 2। सी बराबर है ए आर स्क्वायर, तो सी की वैल्यू हो गई 4। डी है ए आर क्यूब, तो डी की वैल्यू हो गई मेरे बच्चे 8। ये आपके पास आ गई। अब उसके अकॉर्डिंग जो P है वो किसके बराबर है? ए बी के, तो P की वैल्यू हो गई 2। जो Q है वो बराबर है C डॉट D के, तो Q की वैल्यू हो गई 32। अब वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे बच्चे? वैल्यू उसने बोला है निकालने के लिए Q प्लस P अपॉन में Q माइनस P। Q प्लस P 34, Q माइनस P
30 डिवाइड करो 17/15, तो Q प्लस P रेशियो Q माइनस P बराबर आ गया 17:50। ठीक है जी, इससे आप अपने आप निकाल लेना, चेक कर लेना आपका आंसर क्या आ रहा है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था, क्वेश्चन नंबर 33 बच्चे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चले हम तो वीडियो को विराम देके आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें से ही आपके क्वेश्चन बोर्ड में, मतलब इसका मतलब है कि आपके फाइनल एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएंगे। चलिए जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ अब हम चलेंगे। उसने क्या बोला है, एक रोड है ऑफ लेंथ है 12 सेंटीमीटर, मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक रोड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और ये ऑलवेज जो रोड है ये दोनों एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी टच कर रही है। ठीक है मेरे बच्चे, अब बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे टच कर रही है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, यहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रही है। इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी, इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। मूव एंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P। कोई पॉइंट P है जो इस रोड पे लाई कर रहा है, विच इज अ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ कॉन्टेक्ट विद एक्सिस। इधर से ये 3 सेंटीमीटर है, जब ये इधर से 3 हो गया तो इधर से कितना बचा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चे, इस पॉइंट की लोकस निकालनी है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वो आपने क्या मान लिया, x, y, इज x, y। देखो जब भी किसी भी पॉइंट की लोकस निकालना हो, वो पॉइंट हमेशा x, y होता है। x, y में जो भी रिलेशन होगा वही उसका लोकस होगा। रिलेशन ही बताएगा कि इसका लोकस क्या है। लोकस मतलब है कि इस पॉइंट से अगर कोई कर्व पास हो रहा है तो वो कैसा है। ठीक है जी, वो लाइन है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, वही सब बताएगा। अब बड़े ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी विद एक्स एक्सिस, ठीक है सर, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी विद वाई एक्सिस। अब बड़े ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, ये कोई पॉइंट है P, ठीक है जी। अब यहां पे एक एंगल बना हुआ है थीटा। अच्छा इसकी नेमिंग कर लो, इस लेंथ ऑफ रोड हम ले लेते हैं AB, इसको ले लेते हैं M और इसको ले लेते हैं N। यहाँ पे एंगल बना हुआ है थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ APM बराबर होगा एंगल PPN के बराबर, हमने क्या मान लिया, थीटा। ठीक है जी, क्योंकि हमने एंगल थीटा माना था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। लिखना चाहो लिख दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, आप इक्वल भी छोड़, इक्वल हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से आप समझोगे। अब इन ट्राइंगल, पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं छोटे वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा यहाँ का पॉइंट तुमने x, y माना था, तो ईमानदारी से यहाँ की डिस्टेंस x हो गई और ये वाली डिस्टेंस y हो गई। ठीक है जी, अब इन ट्राइंगल PPN में ये और ये आपको पता है, यहां से देखोगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन में 3। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया बेटा मैंने, क्यों करा वो अभी आपको पता चल जाएगा। इन दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं, इन ट्राइंगल APM में या AMP में, ये हमारे को पता है, ये x है तो ये भी x है, ये और ये आपको पता है, तो किस किस का रिलेशन हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो cos हो गया, cos थीटा इक्वल टू, अच्छा बेस कितना आपके पास x, हाइपोटेन्यूस कितनी आपके पास 9,
तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 81। इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2। आपने ऐड कर दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, दोनों को ऐड करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 81 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 9, ये 1 हो गया। तो ये इक्वेशन किस चीज की आपकी बन गई? एलिप्स की। तो द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज क्या है मेरे बच्चे? एलिप्स। इज क्या है? एलिप्स। बात समझ में आ गई यहां तक? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना था। ठीक है, चलें बच्चे, तो आराम से वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हम सेक्शन डी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है जी, चले बच्चे, आ जाइए। बहुत ही ध्यान से अब आप समझेंगे, बहुत ही ध्यान से देखो बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56 इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 and 21 from these numbers in that order, तो we obtain AP, find the numbers, find the sum of these numbers by the sum of n terms formula। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से समझना बेटा। तो लेट, सबसे पहले हमने वो 3 नंबर मान लिए। लेट द 3 नंबर्स जो जीपी में है, P आपने मान लिया ए आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों नंबर का जो सम है वो है बेटा 56। ये आपने 56 लिख लिया। यहां से आपने ए कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। अब समझो बेटा बहुत ध्यान से। अब उसने आगे क्या दिया है कि अगर पहले नंबर में से 1 माइनस करा जाए, दूसरे नंबर में से 7 माइनस किया जाए और तीसरे नंबर में से 21 माइनस किया जाए, तो ये किस में बन जाता है? आर इन एपी एक मेरे बच्चे बन जाती है। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। जब ये एपी बन गई तो हम जानते कि एपी का जो मिडल टर्म का ट्वाइस होता है वो दोनों टर्म के सम के बराबर होता है। अब यहां से कितना आ जाएगा? 2AR माइनस 14 ए प्लस AR स्क्वायर माइनस का 22। अब 2AR माइनस 14 ए प्लस AR की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 56 माइनस का AR माइनस 22 बेटा। अब यहां से हो गया 2AR माइनस 14, यहाँ पे कितना बचा बेटा? 34 माइनस AR, ये इधर चला गया तो ये कितना हो गया मेरे बच्चे? 3AR इक्वल टू 34 प्लस का 14, तो 3AR इक्वल टू हो गया 48। तो AR की वैल्यू आ गई बेटा 16, तो मेरे बच्चे A की वैल्यू आ गई 16/R। अब ये जो A की वैल्यू है मैं इसमें प्लेस कर देता हूं यहां पे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से आप समझिएगा। तो कितना हो जाएगा? 16/R, 1 प्लस का R स्क्वायर इक्वल टू 56। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं। 8 2 जा 16 और 8 7 जा कितना हो गया मेरे बच्चे? 8 7 जा 56। तो 2 प्लस का 2R प्लस का 2R स्क्वायर इक्वल टू 7R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा। अब यहां से कितना हो गया? 2R स्क्वायर माइनस का 5R प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो 2R स्क्वायर माइनस का 4R माइनस का R और बच्चे प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2R कॉमन लिया, अंदर हो गया R माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया, R माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 2R माइनस 1 और R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक हो गई R की वैल्यू 1/2 और एक हो गई R की वैल्यू 2। जब R 1/2 है यहाँ पे मैंने रखा तो A आपके पास आ गया 32। जब R 2 है तो A आपके पास आ गया मेरे बच्चे 8। ठीक है जी। अब नंबर्स आर क्या क्या आ गए एक बार हम बात करेंगे। कितना है A? तो 32। जब उसके बाद R 1/2 है तो 16, 8। और जब या फिर नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर्स आर अगर 8 है तो 8, 16, 32। ये आ गए बच्चे आपके पास नंबर्स। और अब इनका फॉर्मूला
Sn का फॉर्मूला लगा दो, इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस S3 आप निकाल दो, तो वहां से आपको उसने बोला है कि फाइंड द सम, मतलब जो सम निकालना तीनों नंबर्स का वो आपको निकालना बाय यूजिंग Sn टर्म्स फॉर्मूले से। ठीक है मेरे बच्चे, बात यहां तक समझ में आ गई। चले हम आगे। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चे आपके सेक्शन ई की तरफ हम चलेंगे। बड़े ध्यान से समझना सेक्शन ई को, बहुत ही अच्छा और केस स्टडी वाला सेक्शन है। तो बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले हम चलेंगे 36 की तरफ। उसने बोला है ए पर्सन वांट्स टू गो टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, ही वांट्स टू यूज रेलवे जर्नी, ठीक है, रेलवेज फॉर हिज जर्नी। ठीक है, व्हेन ही रीच रेलवे स्टेशन he observed that he was standing on a platform which was crossing of two straight path। जहां पर वो खड़ा हुआ है जिस प्लेटफॉर्म पे, वो दो स्ट्रेट पाथ को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है जो वो प्लेटफॉर्म। ठीक है मेरे बच्चे, जिन दोनों स्ट्रेट पाथ की इक्वेशन आपको गिवन है। तो सपोज करो वो जो दो स्ट्रेट पाथ हैं, वो जो दो स्ट्रेट पाथ हैं वो ये रे दो स्ट्रेट पाथ, ठीक है जी, वो ये रे दो स्ट्रेट पाथ, जहां पर ये हमारे भैया जी खड़े हुए यहां पर। ठीक है बेटा, एक स्ट्रेट पाथ की जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, बहुत शानदार। दूसरे पाथ की जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y, है ना बेटा, माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां पर वो खड़े हुए हैं। ठीक है जी, अब उसने बोला कि अब वो यहां से एक पाथ पे पहुंचना चाहता है। सपोज करो वो ये वाला पाथ है, वो ये वाला पाथ है जिस पे हमारे भाई साहब जी पहुंचना चाहते हैं। जो भी हमारे पर्सन है हम उनको कोई कैरेक्टर दे लेते हैं, कोई भी इनका नाम ले लो, जो भी आप करें, चिंटू मिंटू पिंटू जो भी है, तो चिंटू हम मान लेते हैं। ये यहाँ पे चिंटू खड़ा हुआ है, वो इस वाले पाथ पे पहुंचना चाहता है, और इस पाथ की जो इक्वेशन है वो है मेरे बच्चे 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 पर पहुंचना चाहते हैं चिंटू जी। अब देखो, जब भी सामने अगर मुझे वो पाथ दिख रहा है, अगर मैं उस पर पहुंचना चाहूंगा तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा जाऊंगा, बिल्कुल सीधा सीधा जाऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा। तो वो पहले कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द पाथ ऑफ द लाइन। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि वो यहां पे पहुंचना चाहता है, तो बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा भाई, बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। जब वो इस पे पहुंचना चाहता है बिल्कुल सीधा सीधा, तो यहां पे ये इस पे क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर। चलिए बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए जी, बहुत ही ध्यान से समझना। अब एक एक क्वेश्चन के कब करेंगे। पहला ए पार्ट, उसने बोला फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पाथ। क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3y बराबर 2x प्लस 4, तो y बराबर 2/3x प्लस का 4/3। तो स्लोप आ गया मेरे बच्चे 2/3 ऑफ दिस पाथ का। यहां तक आपका क्वेश्चन ए पार्ट इसका खत्म हो गया। अब हम बी पार्ट की तरफ चलेंगे। फाइंड द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पाथ 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। फाइंड द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पाथ दिस, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। मतलब आपको इसको रिड्यूस करना इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है मेरे बच्चे, तो कैसे करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब 5 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 3/5x प्लस 4/5y इक्वल टू 1 कर दिया बेटा मैंने डिवाइड। अब यहां से इसको क्या बोल सकता हूं, x 5/3 प्लस y अपॉन में 5/4 इक्वल टू 1। ये आ गई मेरे बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म में, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया इस जनरल फॉर्म को। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके सी पार्ट के आंसर की। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको इधर की तरफ और कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखता रहे, हम अपना सॉल्यूशन कर लें। सी पार्ट, उसने बोला फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ही फॉलो। देखो बेटा, जब मैं यहां पे खड़ा हूं और बिल्कुल सामने मेरे कोई पाथ है, मैं उस पर पहुंचूंगा, तो मैं बिल्कुल उस पर कैसे जाऊंगा, बिल्कुल सीधा सीधा जाऊंगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाला पाथ में फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा भाई ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तो पहले हम पॉइंट निकालेंगे।
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाओ जी। अब इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए बच्चे क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, नीचे में 2 से, तो 6x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट। यहाँ पे ये आपका कितना हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं है भाई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया, माइनस प्लस में कोई मिस्टेक लग रही है मुझे, ये प्लस और ये आपका यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 17y प्लस 22 इक्वल टू 0, तो माइनस का 17y इक्वल टू माइनस 22, तो y की वैल्यू आ गई 22/70। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो नाउ 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 66/17 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस कॉमन लिया, 66 माइनस 8 68 अपॉन में 17 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 2/17, ठीक है मेरे बच्चे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 2/17, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1/70। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, जहां पे हमारे चिंटू भैया खड़े हुए हैं माइनस 1/17 और 22/17, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए जी अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के। अब उसने बोला पहले तो लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है, और जो ये इक्वेशन जो फॉलो कर रहा है उसकी हमें एक लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको अब हम यहाँ से, थोड़ा सा हमें ऐसे लग रहा है कि ये हमारे भैया बुरा मान गए हैं। चलिए तो ठीक है, अब हम इसे पूरा कर देते हैं। पहले निकालेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस d इक्वल टू, फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, d इक्वल टू, ये पॉइंट उठाएंगे, इस लाइन में इक्वेशन रख देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 6 इंटू में माइनस 1/17 माइनस 7 इंटू में 22/17 और प्लस का 8, ठीक है जी, अपॉन में अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, तो d इक्वल टू माइनस 6/17 माइनस का 154/17 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 36 प्लस का 49। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 17 आपका एलसीएम आया, -6 और -54 वो 160 हो जाएगा, प्लस 17 8 जा, ठीक है जी, और 8 7 जा 56, 126 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है मेरे बच्चे, अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे, अंडर रूट 585, तो d इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 160, 160 में से 26 आपका माइनस करें, अगर 160 में से 126 माइनस करें 4, 34, तो 34 डिवाइडेड बाय 17 अपॉन में रूट 85, तो आपका आंसर आ गया 2 अपॉन में रूट 85 यूनिट। ये आ गई आपकी डिस्टेंस। यहाँ तक आपका सेक्शन 36 के सी पार्ट का, सी में भी जो पहले वाला पार्ट है उसका आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसकी हमें इक्वेशन निकालनी, जो वो पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जब दोनों परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7x प्लस 6y प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y की वैल्यू रख देना,
यहाँ से सी आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप इसके स्लोप के रेसिप्रोकल हो जाएगा, पॉइंट है, इक्वेशन आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में, हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये क्वेश्चन आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है बेटा, चले, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलेंगे। तो आप इसको एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके 37 की तरफ। थोड़ा सा हमने वो पेज हटा दिया था, तो एक बार दोबारा उसको ले लेते हैं पेज को। ठीक है, आ जाइए बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। बेटा हमेशा जो ना क्वेश्चन करते हुए क्वेश्चन के बारे में हर चीज आराम से लिखा करो, आराम से पढ़ा करो। केस स्टडी के लिए कम से कम आपका 40 मिनट्स के आसपास आपके पेपर में होने चाहिए आपके पास। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे। एक क्लास 11th के टीचर ने आफ्टर टीचिंग द टॉपिक ऑफ द रिलेशन ट्राइज टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द हर स्टूडेंट ओवर दिस टॉपिक। द फिगर शो ए रिलेशन बिटवीन द पी एंड क्यू। ये पी और क्यू के बीच में रिलेशन शो कर रही है बच्चे। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द रिलेशन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आर इक्वल टू, पहला का पार्ट रहेगा आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट। अब आप देखेंगे जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है, जो पहला जो रिलेशन है 9 दो चीज के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 के साथ और -3 के साथ। 4 रिलेशन बना रहा है 2 के साथ और -2 के साथ। तो मतलब है कि ये वाला नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो दो आंसर आते हैं, 3 और -3। तो मतलब स्क्वायर रूट का रिलेशन है। तो y इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ x, और x बिलोंग करेगा p सेट में और y बिलोंग कर रहा है r सेट में। r सेट या q सेट में। तो ये हो गई बेटा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, यहां तक। ठीक है जी, चलें बच्चे सेकंड, इसमें हम बी पार्ट का आंसर लिखेंगे। उसने बोला है फाइंड राइट द डोमेन ऑफ द रिलेशन। हमें डोमेन लिखनी है रिलेशन की, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या बन जाएगा भाई, कौन कौन रिलेशन बना रहा है, 9, 4 और 25, बस खत्म क्वेश्चन। चलिए जी सी पार्ट की तरफ हम चलेंगे। पहले में फाइंड द रेंज ऑफ द रिलेशन, रिलेशन की रेंज लिखनी है। अब रेंज जो है रिलेशन की वो क्या है आपके पास, रेंज ऑफ रिलेशन वो आपके पास क्या है, -2, 2, -3, 3, -5 और 5, ये है बच्चे आपके पास। अच्छा अगर उसके हम और वाले ऑप्शन की भी बात करें सी के, तो उसने क्या बोला फाइंड, अच्छा उसमें एक और रह गया अभी सी में, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट पी। सेट पी के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अच्छा टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू होता 2 की पावर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशन। अब रिलेशन अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बना रहा है, 6 ऑर्डर पेयर बना रहा है, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64। देखो ना कौन कौन से थे, 9,3, 9,-3, 9, 4, -2, 4,2, 5 को 25 को -5, 25,5, यही तो थे। तो 2 की पावर 6 आंसर 64। चलिए जी भाई ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये इसका पार्ट का हो गया। अब हम बात करेंगे इसके और वाले पार्ट के आंसर की, सी के। ठीक है, उसने बोला है एक आपको रिलेशन गिवन है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16, और एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर से। तो डोमेन निकालनी है, तो पहले रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म निकाल लेते हैं। अच्छा रिलेशन में देखो ये है कंडीशन, इसे बोल सकता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर हो गया √16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखेंगे और x भी आपको इंटीजर लेना है और y भी आपको इंटीजर। पहला इंटीजर आपने रखा 0 रखने पे y कितना आ गया, +-4। तो रिलेशन आपका आ गया 0,4 और 0,-4। फिर आपने रखा यहां पर 2 रखने पे स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं आएगा। अगर आप 3 रखें, 3 रखने पे नहीं आएगा। 16 माइनस है ना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास हो गया ना, और इंटीजर ही आना चाहिए। 1 रखने पे 2 रखने पे 16 माइनस 4 12 आया नहीं आएगा। 3 रखने पे आपके पास आ गया 9, 16 माइनस 9
16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आपका 7 नहीं आएगा, और 4 रखने पे 16 ही आ गया, तो ये आपका आ गया 4,0। ठीक है मेरे बच्चे, 4,0। भाई यहाँ पे आपने 4 रखा तो ये आपके पास आ जाएगा, तो -4 भी रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये है बच्चे। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। तो इसके हिसाब से आपकी जो रेंज है, सॉरी जो डोमेन निकालनी थी, जो डोमेन है रिलेशन की, वो आपकी बनेगी मेरे बच्चे, क्या आपके पास 0, -4, 4, ये आपकी रहेगी बेटा इसकी डोमेन। तो ये आपका इसका आंसर आ गया सेक्शन किसका, ई के क्वेश्चन नंबर 37 के सी पार्ट का बी वाला ऑप्शन, मतलब और वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चे, चले हम आगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन नंबर 38 को बहुत ही ध्यान से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ अब हम चलेंगे, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 38। आ जाओ बच्चे, अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, बिल्कुल 38 की, तो बड़े ध्यान से देखना, जिसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स बच्चे मैंने लिख लिए हैं। तो सबसे पहले उसने बोला इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोला उसने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी। तो पहले हम ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट -1 -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 और प्लस 16, तो ए बी आपके पास आ गया √36, तो कितना आ गया 6 यूनिट्स बच्चे। अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ अब हम चलेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, तो बी और सी आपके डिस्टेंस निकालनी है, तो करिए 2 - 1, तो ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर, प्लस 3 -2 5 का स्क्वायर बच्चे, प्लस 2 -1 3 का स्क्वायर भाई। अब यहाँ पे आप बताइए 9 + 25 + 9, 9 9 जा 18, 18 + 25, ठीक है जी, 33 43, 43 बच्चे आपके पास, ये आ गया 43। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 3 और 5 और 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 25 + 9। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चे बड़े ध्यान से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब आपको बताना है कि गिवन वर्टेक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कौन सा वो है। तो पहले हमें सी डी भी निकाल लेते हैं फिर एक बार, तो सी डी निकाल लेते हैं, 2 - 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। सी डी इक्वल टू 2 - 4 मतलब -2 का स्क्वायर 4, प्लस 16 प्लस 16 कितना आ गया √36, तो मतलब ये भी कितना आ गया 6 यूनिट्स। अब हम निकाल लेते हैं ए डी भी निकाल लेते हैं बच्चे। ए डी आप निकालेंगे 4 - 1 3 का स्क्वायर, 7 - 2 5 का स्क्वायर, और 6 - 3 3 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 9 + 25 + 9, ये आपके पास आ गया √43 यूनिट बच्चे। ठीक है जी, मतलब अपोजिट साइड इक्वल आ गई, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। अब या तो रेक्टेंगल होगा या फिर आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो हम डायगोनल्स निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं, AC AC निकाल लेते हैं और DB निकाल लेते हैं। तो नंबर इसमें पहले निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। ठीक है जी, तो AC आप निकालिएगा। AC जब आपके पास आएगा तो कितना आएगा AC, अंडर रूट 2 - 1 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर, प्लस 2 - 1 -1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आंसर √3। और जब आप BD निकालेंगे, अंडर रूट 4 - 1 5 का स्क्वायर, प्लस 7 - 2 9 का स्क्वायर बेटा, प्लस 6 - -1 7 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया √25।
प्लस 81 प्लस 49 5 और ये आपके पास आया 8 4 12 और √115 ये आपके पास आ गया मेरे बच्चे इतने यूनिट। तो मतलब डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा पैरेललोग्राम। और जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो आपके पास कितना √115 यूनिट, मतलब कौन सा डायगोनल है बीडी डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल आपकी आ गई √155 और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, यहां तक आ गई आपको बात समझ में। तो अब आपका इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। कुछ भी जो भी मिस्टेक्स करी हैं, जो भी चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनको जरा अच्छे अगले वाले टेस्ट में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के।